गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपके इंट्रोडक्शन क्लास है। फटाफट करेंगे हम सारी बातें यहाँ पर डिस्कस, आपके साइकोलॉजी मनोविज्ञान, आपका जो एस्टेट पेपर होने वाला है उसके संबंध में। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये है आपका पहला चैप्टर, आपकी एससीईआरटी का, एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में। तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो से सीख सकते हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या उस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल है या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख पद यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। व्यवहार क्या है, व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरिज्म की बात है। संज्ञान क्या है, कॉग्निशन क्या है, संज्ञानात्मक उपागम। चेतना क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस कितने प्रकार की होती है, जैसे आपने देखा था कॉन्शियसनेस में आपके टीआरई में एक सवाल आया था। ठीक है, तो यहीं से निकला था सवाल। निर्मितवाद देखना है आपको, विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करनी है आपको, जो आपने देखी थी पियागेट की स्टेजेस पूछी जाती है। फिर प्रकार्यवाद की बात करें, फंक्शनलिज्म की, गेस्टाल्ट की, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, ये आपको देखना है यहाँ पे कि इन्होंने कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूलेज बताए हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट के लिए कौन कौन से यहाँ पे थ्योरीज हैं। मानवतावादी उपागम में आपके देखिए कार्ल रॉजर्स, और उसी के साथ साथ आपके अब्राहम मास्लो की बात करते हैं। अंतर्निरीक्षण, ये है आपका कौन सा, ये है आपका इंट्रोस्पेक्शन, जहां पे आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट था उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या करना है। मन की बात है, तंत्रिका मनोविज्ञान, आपकी यहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजी आ जाती है। उसी के साथ आपकी शरीर क्रिया मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर आपका मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, जिसके जनक कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है। ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया साइको एनालिसिस के बारे में, पहली थेरेपी जो डेवलप हुई थी। ठीक है, उसी के साथ समाजशास्त्र, यहाँ पे सोशियोलॉजी, उद्दीपक, ये जो स्टिमुलस है, ये आपके मनोविज्ञान में बहुत काम देता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे संरचनावाद। तो आप ट्राई करें कि आपके जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रत्येक चैप्टर के, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके रखें। आपके ये रेडीमेड होना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रमुख पद देखिए दिया है, मोस्ट आईएमपी पद है यहाँ पर। तो इनमें से आपको कुछ भी चीज ऐसा ना मालूम हो, इसके पहले आप परीक्षा हॉल में ना जाए। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं यहाँ पे समरी क्या बोल रही है। समरी में देखिए बात करते हैं, मनोविज्ञान आधुनिक विद्याशाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, देखिए सीधे सीधे बीपीएससी टीआरई में आपका सवाल यहाँ से आया था। विद्याशाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा लोगों के व्यवहारों की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। याद करिए वहां पे बताया था हमने एक्सपीरियंस के बारे में भी। ठीक है, कि एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इसी के अंदर। तो देखिए मानसिक प्रक्रियाएं आपकी मेंटल प्रोसेसेस है, ये आपके एक्सपीरियंस है, और लोगों के व्यवहार, बिहेवियर, यानी कि क्या क्या आता है इसके अंदर, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस आता है, कि जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, इसी को हम कैसे बांट सकते हैं, नेचुरल साइंसेस में एंड सोशल साइंसेस में इसको माना जाता है। फिर हम बात करते हैं अगली, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के प्रमुख संप्रदाय में बात करें तो संरचनावाद की बात कौन करता है, प्रकार्यवाद की बात कौन करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट स्कूल, मनोविश्लेषण, मानवतावादी और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात आपको मालूम होना चाहिए। तो बात करें सबसे पहले संरचनावाद के बारे में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है आपका संरचनावाद, यानी कि आपका स्ट्रक्चरलिज्म, जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से, 1879 में जर्मनी में, जो कंपनी सॉरी जो लेबोरेटरी थी लिप्जिग जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पे खुली थी वो भी आपको ध्यान रखना है, लिप्जिग जर्मनी में खुली थी। और उसी के साथ साथ 1879 में किसने निकाला था इसको, इसको निकाला था विल्हम वुंट ने। ठीक है, विल्हम वुंट ने पहली प्रयोगशाला बनाई थी यहाँ पर जर्मनी के अंदर, और उसी के साथ साथ इन्हीं की विधि थी, इसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसी विधि से हमको मालूम पड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है अंतर निरीक्षण। ठीक है, विल्हम वुंट 1879 लिप्जिग जर्मनी में ये शुरुआत हुई, और उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया वो क्या थी, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आप अपना क्या बताते हैं, ये आपका डॉक्टर है। ठीक है, आप डॉक्टर को खुद ही बताते हैं कि हमको जो है चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा जी करता है, ठीक है, खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, जो भी आपको फील हो रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं, ये आपके खुद के एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं। ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकता है, केवल आपकी बात सुन सकता है और आपको दवाई दे सकता है। क्या डॉक्टर के पास आपका जो बिहेवियर या आपके जो भी व्यवहार हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकता है, क्या क्या उसको ऑब्जर्व कर सकता है, क्या उसका निरीक्षण कर सकता है, नहीं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतर निरीक्षण, यानी कि हम खुद ही क्या करेंगे, इसका हम निरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद कहानी पहुंचती है आगे, आगे लेके आते हैं आपके लिए फंक्शनलिज्म, यानी कि प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है विलियम जेम्स से। ठीक है, विलियम जेम्स प्रकार्यवाद लेके आते हैं कहां पे, आपका अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में लेके आते हैं, और उसी के साथ साथ आपके लिए एक पुस्तक लिखी जाती है, जिस पुस्तक का नाम क्या होता है, पुस्तक का नाम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक थी, ये पुस्तक थी विलियम जेम्स की। और उसी के साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक थी, जहां पे शरीर क्रिया की बात आ जाएगी, फिजियोलॉजी की बात आ जाएगी, तो ये थी आपकी विल्हम वुंट की। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम जेम्स ने दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो किसके
जनक थे। यहाँ पे फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, प्रकार्यवाद की बात करते हैं कि मन जो है आपका जो है किस प्रकार से फंक्शन करता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की बुक, ये जो किताब थी किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपके विल्हेम वुंट ने, ठीक है। और इसमें क्या था, ये थे आपके स्ट्रक्चरलिज्म वाले, ठीक है, यानी कि आपके संरचनावाद वाले। उसी के बाद अगले जो आते हैं आपके बिहेवियरिज्म में, ठीक है। बिहेवियरिज्म में कौन है आपके, आपके पास है यहाँ पर जॉन वॉटसन, ठीक है। जॉन वॉटसन बात करते हैं व्यवहारवाद की। उसी के साथ साथ इससे संबंधित दो लोग और थे, एक थे आपके आईवी पावलोव, जो आपको क्या देते हैं, जो आपको देते हैं प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधकी वहां पे देते हैं। और उसी के साथ साथ एक थे बी.एफ. स्किनर, जो किसके बारे में बात करते हैं, बी.एफ. स्किनर बात करते हैं आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में। जॉन वॉटसन ने क्या किया था, वहां पे फियर का जो एक्सपेरिमेंट किया था उनके द्वारा, ठीक है, एक बच्चे को डराया था वहां पर, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था कि हम जो भी चीज है, हमारा जो भी भय वगैरह जो भी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशनिंग की जा सकती है। तो ये बिहेवियरिज्म की बात हो गई। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, और आपके पास है साइको एनालिसिस, ठीक है। ये आप सभी को मालूम होगा ऑलरेडी। जनक जनक कौन है इसके, इसके हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड, जो बात करते हैं। इनकी पुस्तक थी आई थी एक 1899 में, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इनकी पुस्तक का नाम था। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो थेरेपी थी, है ना, मतलब लोगों को ठीक करने की, अपने जो क्लाइंट थे उनको लेटा के सवाल पूछते थे। और उसी के साथ साथ इन्होंने बताया है कि इसके बारे में, आपको इड के बारे में बताया है, ईगो के बारे में बताया है, और उसी के साथ साथ आपको सुपर ईगो के बारे में भी बताया है। अहम, पराहम और इड के बारे में यहाँ पर बात करते हैं ये। और इसी के साथ साथ आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, वो रक्षा तंत्र है, वो भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसी के साथ साथ ये बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं रिप्रेशन की, है ना, दमन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप इच्छाओं की या आप जो भी थिंकिंग है उसका दमन कर देते हैं, आप अपनी मेमोरी से वो चीजें आने ही नहीं देते हैं बाहर, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें गेस्टाल्ट की, गेस्टाल्ट वादियों में कौन कौन है आपके पास है मैक्स वर्टहाइमर, उसी के साथ साथ आपके पास है कर्ट कॉफका, और एक और आपके साथ है यहाँ पे, वो है आपके पास वुल्फगैंग कोहलर, ठीक है। तो कोहलर थे, इन्हीं का जो बंदर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुल्तान, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया था चिंपांजी के ऊपर। मैक्स वर्टहाइमर ने क्या दिया है आपको, मैक्स वर्टहाइमर ने आपको दिया है 5 फिनोमेना, है ना। 5 फिनोमेना किस प्रकार से दिखता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका यहाँ पर 5 फिनोमेना। हो क्या रहा है, ए और बी आपको लग रहा है कि ये यहाँ से जंप कर रहा है और ये यहाँ से जंप कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में एक बार इसको दिखाया जा रहा है, फिर जब ये बंद हो रहा है तो इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन इतना रैपिड हो रहा है, इतना फटाफट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं 5 फिनोमेना, ठीक है। 5 फिनोमेना कहा जाता है, किसने दिया है आपको, मैक्स वर्टहाइमर, जो क्या थे, एक गेस्टाल्टवादी थे। उसके बाद हमारे पास बच गए हैं ह्यूमनिस्टिक वाले। ह्यूमनिस्टिक में कौन बात करते हैं आपके हैं अब्राहम मास्लो, और उसी के साथ साथ आपके पास हैं कार्ल रॉजर्स, ठीक है। कार्ल रॉजर्स आगे चल के किसकी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ किसकी बात करते हैं यहाँ पर, अब्राहम मास्लो, जो है आपकी नीड साइकिल, तो नहीं, नीड साइकिल देखी है आपने। और उसी के साथ साथ बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले आपको जो है किसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले जैविक आवश्यकताएं होती हैं, और इस प्रकार से ऊपर जाते जाते आपकी जो सभी आवश्यकताएं सुरक्षा की और ये इसकी पूर्ति होती जाती है, और इस प्रकार से पिरामिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे संरचनावाद देख लिया, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट स्कूल, मनोविश्लेषण, मानवतावादी मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में आपके ये क्या है, यहाँ पे जो आपके ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, मेमोरी, थिंकिंग, वो सब किसके अंदर आता है, वो सब आता है आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए ये उपागम पारस्परिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रत्येक उपागम मानव प्रकार ह्यूमन फंक्शन की जटिलताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, हमको इंसाइट मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रकारों के लिए संज्ञानात्मक उपागम, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संज्ञानात्मक उपागम जो है कॉग्निटिव चीजें हैं, वो किसकी बात करते हैं, चिंतन प्रक्रियाओं को केंद्रीय महत्व मानता है, कि आपका थिंकिंग किस प्रकार से काम कर रही है, आपका चिंतन किस प्रकार से है, उस पर ध्यान देता है। उसी के साथ साथ मानवतावादी उपागम क्या बोलता है, मानव प्रकार विकसित होने की इच्छा, ये देखिए आपका टीआरई में सवाल आया था, विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है, ठीक है। आपका पहला ही सवाल था, या एक कुछ सवाल था वहां पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, कि ये किस प्रकार से करता है, तो उसमें आंसर था ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वहां पे बताया था, यहाँ पे कहीं भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उत्तर छुपा हुआ है, मानवतावादी उपागम के अनुसार मानव प्रकार विकसित होने की इच्छा, उत्पादन करने की इच्छा एवं मानव क्षमताओं को पूर्ण करने की इच्छा से संचालित होता है, ठीक है। आज मनोवैज्ञानिक बहुत से विशेष क्षेत्रों में कार्य करते हैं, ये काम का नहीं है, वे सिद्धांत के निर्माण का प्रयास क्षेत्र विषय को, यह देखिए मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, वही जो थिंकिंग पे ध्यान देगी, जैविक मनोविज्ञान, बायोसाइकोलॉजी, फिर आपका स्वास्थ्य मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, कि आप किस प्रकार से विकास करते हैं, है ना, एक फेटल स्टेज से, आप एक भ्रूण से
किस प्रकार से आप वृद्धावस्था तक जाते हैं वो पढ़ते हैं इसके अंदर। सामाजिक मनोविज्ञान में आपका जो है सोशल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल पे आपका जो समाज है उस पर स्टडी करती है। शैक्षिक एवं विद्यालय मनोविज्ञान, ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। इतने टाइप्स के यहाँ पर इसके अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे मनोविज्ञान मात्र ऐसी विद्या शाखा नहीं है जो केवल मानव व्यवहार के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करती है, बल्कि विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का समाधान भी करती है। तो हमको क्या करना है, पढ़ाई तो करनी है साइकोलॉजी की, साथ साथ सैद्धांतिक थ्योरीज तो डेवलप करनी है, उसी के साथ साथ क्या करना है, समस्याओं का समाधान भी करना है। मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न क्रियाओं की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में आपने देखा है काउंसलर, चिकित्सालय में आपने देखा है यहाँ पर भी काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है, उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा, या अभी तक नहीं देखा तो भविष्य में देखने मिलेंगे आपको, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी इनकी जरूरत मनोवैज्ञानिक रखे जाते हैं। सैन्य एवं सरकारी प्रतिष्ठान में भी करे जाते हैं, आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इनकी जरूरत होती है, ठीक है। ओएनजीसी हो गया और जो भी बीएचईएल हो गया, इनमें बहुत से मनोवैज्ञानिक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तथा परामर्श ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट कथ्य 2 बोल रहे हैं, मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। ह्यूमन फंक्शन कैसे करता है, मानव व्यवहार व्यक्तियों, पर्सन जो है और एनवायरमेंट जो है उनके मिले जुले लक्षण का यहाँ पर प्रकार है। कर्ट लुईन, ये आप नाम ध्यान रखें, कर्ट लुईन ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध समीकरण B = FPE का प्रतिपादन किया था। हो सकता है आपको ये दे दें कि इसको किसने बताया है, B = F फंक्शन ऑफ P एंड E, ये किसने पूछा है, तो आप उत्तर क्या होगा इसका, आपका उत्तर होगा यहाँ पर आपका कर्ट लुईन, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए कथ्य 5, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी कि हम इस थ्योरीज का इस्तेमाल करके, साइकोलॉजिकल थ्योरीज का इस्तेमाल करके, मतलब एप्लीकेशन करके इनका क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्यरत मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक ऐसी अनेक स्थितियों में कार्य करते हैं जहां वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से लोगों को अपने जीवन की समस्याओं का दक्षतापूर्वक सामना करने के लिए विज्ञ बनाते हैं एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन्हें हम प्रायः क्या कहते हैं, मानव सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन गिरेगा, इसके अंदर गिरेगा आपका नैदानिक, क्लिनिकल वाले, उपबोधन वाले, सामुदायिक, कम्युनिटी साइकोलॉजी, विद्यालय, स्कूल और आपके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कार्यरत मनोवैज्ञानिक के अंदर आपके मानव सेवा क्षेत्र में क्लिनिकल भी आएगा, उपबोधन आएगा, सामुदायिक आएगा, विद्यालय और संगठनात्मक मनोविज्ञान आएंगे। नैदानिक की बात करें, नैदानिक के लिए क्या बोल रहे हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक समस्या वाले रोगियों की सहायता करने की विशेषता रखते हैं। वे अनेक मानसिक व्यतिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय या कार्यस्थल के दबावों के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं, ठीक है, थेरेपी देते हैं क्लिनिकल वाले। यहाँ पर रोगियों की समस्याओं को जानने के लिए वे साक्षात्कार करते हैं, इंटरव्यू करते हैं एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं, टेस्ट भी देंगे यहाँ पर, तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। नौकरी पाने के अवसर ने नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में लोगों को अधिक यहाँ पर क्या किया है, आकर्षित किया है। फिर है आपका यहाँ पर उपबोधन मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं वो पढ़ना है आपने, ठीक है। और फिर सामुदायिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं वो भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उपबोधन वाले कहाँ लगते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में, मेंटल हेल्थ जो जगह है, सेंटर्स है वहां पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में एवं विश्वविद्यालय में यहाँ पर लगते हैं। फिर आपकी यहाँ पे आती है सामुदायिक मनोवैज्ञानिक जो पूरी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, किस पे ध्यान देंगे, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य एजेंसियों, प्राइवेट संगठनों तथा एनजीओ, राज्य सरकारों के लिए कार्य करते हैं। वे समुदाय एवं उनके संस्थानों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सहायता करते हैं। शहरी परिवेश में वे औषधि पुनर्वास कार्यक्रम, रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। अनेक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक कुछ विशेष समष्टियों पर कार्य करते हैं, जैसे वयोवृद्ध अथवा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोग, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वहां पर मूल्यांकन करने के अलावा क्या करते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास में सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि होती है। उसी हिसाब से विद्यालय मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक में भी अलग अलग होता है यहाँ पे कि ये क्या करेंगे, अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्रशासकों के मध्य संवाद बढ़ाते हैं तथा छात्रों की शैक्षिक प्रगति के विषय में अध्यापकों एवं अभिभावकों को सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। और फिर आपका है संगठनात्मक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्वहन में आने वाली समस्याओं को समझने में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। वे संगठनों में परामर्श की सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उनकी दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी आयोजित करते हैं। कुछ संगठनात्मक मनोविज्ञान मानव संसाधन विकास में एचआर वगैरह बन जाएंगे, जबकि कुछ अन्य संगठनात्मक विकास एवं परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रम में विशेषता अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हैं आपके यहाँ पर, इनको आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी करते हैं मनोवैज्ञानिक आजकल। चलिए अब देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 में, यहाँ पे देख रहे हैं प्रमुख पद, इनको आप अच्छे से करेंगे, इसका आप ध्यान रखें। व्यक्ति अध्ययन, गोपनीयता, नियंत्रित समूह, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, प्रदत्त स्पष्टीकरण, आश्रित परिवर्त्य, डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रायोगिक अनाश्रित परिवर्त्य, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वस्तुनिष्ठता, प्रेक्षण, निष्पादन परीक्षण, धनात्मक सहसंबंध क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन क्या क्या होता है, संरचित साक्षात्कार, सर्वेक्षण, सर्वे, असंरचित साक्षात्कार, वैधता एवं परिवर्त्य। अब यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च, विवरण, डिस्क्रिप्शन, पूर्वकथन, व्याख्या,
व्यवहार नियंत्रण तथा वस्तुनिष्ठ तरीके से उत्पादित ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? इन 3-4 चीजों के लिए किए जाते हैं। इसके 4 चरण होते हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन से चरण हैं। समस्या का संप्रत्ययन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण तथा अनुसंधान निष्कर्ष निकालना और उसका पुनर्निरीक्षण। ठीक है, पुनर्निरीक्षण। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का एक ध्येय यह भी होता है कि किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं और उनके अपने व्यवहार एवं अनुभव पर पड़ने वाले प्रभावों को आत्मपरक ढंग से खोजा एवं समझा जाए। ठीक है, तो ये है आपके साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या क्या चीजें होती हैं। उसी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में विविध प्रकार के प्रदत्त जैसे जननांकीय, पर्यावरणीय, भौतिक, दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं वहां पे। सूचना संग्रह के लिए है ना, डेटा गैदर करने के लिए, डेटा कलेक्शन, सूचना संग्रह के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रेक्षण विधि का उपयोग व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन विधि का उपयोग किसके लिए? व्यवहार का वर्णन करने के लिए। उसकी पहचान एक व्यवहार विशेष के चयन, उसके अभिलेखन एवं विश्लेषण से की जाती है। प्रेक्षण प्राकृतिक दशा अथवा नियंत्रित प्रयोगशाला की दशा में किए जा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कहाँ करेंगे आप? या तो आप उसको नेचुरल सेटिंग में कर लें, अगर आपको किसी बच्चे को देखना है कि एक सोसाइटी के 10 बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके घर जाके देख सकते हैं नेचुरल सेटिंग में अपने माता पिता से कैसे व्यवहार करेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, आप उनको लैब में बुला के देख सकते हैं कि इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है मूवीज का या फिर पेरेंट्स का, जो भी चीजें हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चीजें होती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसका इस्तेमाल दोनों कंडीशन में कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, यह सहभागी अथवा असहभागी प्रकार का हो सकता है। या तो हो सकता है कि जो चेक कर रहा है वो इनके साथ मिल जाए, या हो सकता है वो बाहर से ऑब्जर्व करे। फिर यहाँ देखिए अगला है, प्रायोगिक विधि कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्तन की उपस्थिति का प्रभाव आश्रित परिवर्तन पर देखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव किसके ऊपर देखा जाता है? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी कि अनाश्रित का प्रभाव देखा जाता है किसके ऊपर? आपके आश्रित के ऊपर। उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर? प्रायोगिक समूह का इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और उसी के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हमारे कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारे पास है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? हमको दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने हमको और क्या दिया है? हमको दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और ये किसी की बात करते हैं? ये बात करते हैं रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात भी करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में। देखिए अगर आपके पास 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे थे, 50 में से 25 को डाला कहाँ पे? ये डाला आपके नियंत्रित समूह में। ठीक है, नियंत्रित में डाला, 25 को डाला कहाँ पे? 25 को डाला आपके यहाँ पर दूसरा समूह जो था आपका वो है प्रायोगिक समूह। ठीक है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। हमेशा ध्यान रखिए अनाश्रित परिवर्तन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? आप वेरी कर सकते हैं, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा? वहां पे वो मूवी थी। ठीक है, जो पिक्चर उनको दिखाई जाएगी। तो प्रायोगिक में क्या किया गया? उनको गुस्से वाली पिक्चर दिखाई गई। ठीक है, मूवी दिखाई गई। और यहाँ पे क्या किया गया? उनको मान लीजिए यहाँ पे मूवी नहीं दिखाई गई। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, हमने बोबो डॉल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इन 25 को क्या किया हमने? मूवी नहीं दिखाई दी। फिर इनको चेक किया कि इनमें एंगर ज्यादा किसमें आ रहा है। ठीक है, तो एंगर में किसमें ज्यादा देखने मिला? हमको इन एक्सपेरिमेंटल वाले में देखने को मिला। ठीक है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हमारा एंगर, कि इनके गुस्से पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों ने आक्रामक मूवी देखी थी वो ज्यादा गुस्सैल निकले, यस, और जिन लोगों ने नहीं देखी थी वो क्या निकले? वो उतने गुस्सैल नहीं निकले। ठीक है, तो यही होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा? जो आपका प्रायोगिक समूह है उसमें क्या करेंगे आप? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप छेड़खानी करते हैं, उसको आप मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक उसी के साथ साथ आप डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं? इस पे आप प्रभाव देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप में क्या बताइए? नियंत्रित समूह में क्या आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छेड़खानी करेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? नहीं, केवल किसके अंदर होती है? आपके नियंत्रित समूह के अंदर इसको किया जाता है। चलिए अब पढ़िए, ये लाइन कितनी आसान लगेगी आपको। प्रायोगिक विधि कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। कॉज, उसके ऊपर इफेक्ट। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह का उपयोग, वही मूवी वाला एग्जाम्पल का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्तन, ये क्या थी आपकी मूवी की उपस्थिति का प्रभाव, जहां पे उपस्थित था किस पे देखा जा सकता है? आश्रित परिवर्तन के ऊपर देखा जा सकता है, जो क्या था हमारा? जो था हमारा एंगर, गुस्सा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अगला बोल रहे हैं सहसंबंधात्मक अनुसंधान। अब ये कौन सी बात कर रहे हैं रिसर्च की? ये बात कर रहे हैं कोरिलेशनल रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान का एक और प्रकार जो क्या है हमारा? कोरिलेशनल रिसर्च का उद्देश्य क्या है? परिवर्तनों के मध्य के साहचर्य की खोज करना, यानी कि एक वेरिएबल ये है, एक चर ये है और दूसरा चर ये है, इनके बीच क्या करना है? साहचर्य, यानी कि एसोसिएशन, क्या इसका और इसका कोई संबंध है, इसलिए तो बोल रहे हैं इसको सहसंबंध की खोज करना तथा पूर्व कथन करना है। ठीक है, दो परिवर्तियों के मध्य संबंध धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी, न्यूट्रल भी हो सकता है, तथा उनकी साहचर्य शक्ति का प्रसार कहां से हो सकता है? +0.10 से -1.0 तक हो सकता है।
ठीक है, बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे हम कोरिलेशनल रिसर्च के माध्यम में। यहाँ पे आपको मालूम है रेंज कहाँ है, रेंज है आपकी -1.00 से +1.00। ठीक है, ये आपकी रेंज चलती है, ये आपका यहाँ पे 0 है न्यूट्रल। तो आपका जो सहसंबंध है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। -1.00 टू +0.00 ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको इसकी शक्ति, है ना, कितनी शक्ति है, कितना बलवान है, इस तरफ जितना होगा और इस तरफ जितना होगा, क्या बताता है आपको, वो शक्ति बताता है। क्या बताता है, उसकी स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, सहसंबंध की शक्ति बताई जाती है इसके द्वारा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए चलिए आपके पास ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, ये क्या है, आपके पास दो चर हैं। आपको देखना है कि ए का प्रभाव और बी के बीच क्या स्थापित करना है आपने, साहचर्य, क्या इनके बीच कोई साहचर्य है या नहीं। ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल मान के चलते हैं, एक है आपके पास ए परिवर्त है आपके पास यहाँ पे शुगर, और बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास यहाँ पर डायबिटीज। ठीक है, शुगर और डायबिटीज की अगर हम बात करें तो अगर ए ऊपर जाएगा, जितनी आप शुगर खाएंगे उतना क्या होगा, आपका डायबिटीज इंक्रीज होगा। ये क्या है आपका, ये है आपका धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका धनात्मक सहसंबंध। उसी के साथ साथ अगर ए वेरिएबल ऊपर जा रहा है और बी वेरिएबल नीचे जा रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव सहसंबंध, ये होगा आपका नकारात्मक सहसंबंध। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ए हो गई आपकी मेडिसिन और बी हो गई आपकी क्या, बी हो गई आपकी तबीयत, है ना। जितनी आप मेडिसिन खाएंगे उतना क्या होगा, आपकी तबीयत में सुधार होगा। इन द सेंस आपकी तबीयत अगर खराब थी तो उसमें क्या होगा, आपको गिरावट देखने मिलेगी। जितना मेडिसिन खाएंगे आप उतना जल्दी आप में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, तो आपकी जो हेल्थ है वो कहाँ जाएगी, वो नेगेटिव में जाएगी यहाँ पर। तो इसी ये दो संबंध होते हैं, धनात्मक सहसंबंध और नेगेटिव सहसंबंध। और एक हो सकता है कि आपका जो है पानी पीने से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे दूसरा है आपका चांद पर जाना। ठीक है, आप बताइए क्या इनके बीच कोई संबंध है, क्या इनके बीच कोई सहज संबंध है, जितना आप पानी पिएंगे उतना आप चांद पर जाएंगे, या जितना आप पानी कम पिएंगे उतना चांद पर नहीं जाएंगे। तो ना तो इनके बीच हमको पॉजिटिव देखने मिल रहा है, ना इनके बीच हमको नेगेटिव देखने मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जीरो कोरिलेशन हो जाता है। दोबारा पढ़िए इस लाइन को, सहसंबंधात्मक अनुसंधान का उद्देश्य परिवर्तियों के मध्य के साहचर्य की खोज करना है। क्या खोज करना है हमको, इनके बीच कोई एसोसिएशन है या नहीं तथा पूर्वकथन करना है। दो परिवर्तियों के मध्य संबंध धनात्मक, दोनों ऊपर जाएंगे, ऋणात्मक एक ऊपर एक नीचे, तथा उनके साहचर्य शक्ति का प्रसार कितना होगा, +1.0 से कितना हो सकता है, -1.0। ठीक है, जो आपने देखा था इंटीग्रल सिस्टम, नंबर सिस्टम जो होता है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे सर्वेक्षण अनुसंधान का केंद्र विद्यमान वास्तविकता की सूचना देना है। सर्वेक्षण जो है आपके, देखिए सर्वे जो यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो सर्वे होता है आपने कभी ना कभी किया होगा, जो आपके घर में सेंसस वाले आते हैं, ठीक है, जनगणना करने के लिए, वो भी क्या है, एक प्रकार का सर्वे है। कैसे हो सकता है, सर्वेक्षण संरचित हो सकता है, सर्वेक्षण संरचित तथा असंरचित साक्षात्कार इन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। सर्वेक्षण को क्या कर सकते हैं, संरचित स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्ट्रक्चर हो सकता है, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली आपके घर में पेपर आ जाएगा, तथा दूरभाष द्वारा टेलीफोन पे भी आजकल सर्वे लिए जा सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना फ्लिपकार्ट और ये सब वाले कि आपको जो है कैसी लगी हमारी बताइए, रिव्यू करिए, है ना। ऑर्डर करने के बाद आपको इस पे जो है 1 से 9 तक बटन आएगा, उसको दबाना होगा। तो वो सब क्या है, वो सब सर्वे है, सर्वे रिसर्च इस प्रकार से की जाती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं, ये भी सवाल था आपका। ठीक है, कि आपके टेस्ट कैसे होते हैं, आई गेस ये एमपी सेट में सवाल था। ठीक है, जो दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति की स्थिति जानने में सहायता करते हैं। परीक्षण जो है वाचिक, यहाँ देखिए टेस्ट जो है आपके किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आपके वर्बल हो सकते हैं, वाचिक, अवाचिक, नॉन वर्बल, और निष्पादन प्रकार परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकते हैं, जो एक समय में एक व्यक्ति तत्पर अथवा पूरे समूह पर किए जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, पूरे समूह पे भी किया जा सकता है, यानी कि ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है। तो जो आपने टीटीसीटी देखा था, ठीक है, जो आपने वो सब टेस्ट देखे थे आपके पेपर के अंदर, वो सब कहाँ से आए थे, वो सब यहीं से आए थे, बस फर्क कितना है, डीप स्टडी की बात है। ठीक है, व्यक्ति अध्ययन की विधि में किसी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, चाहे वो कोको कोला हो, ठीक है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो XYZ कोई भी फेमस पर्सन हो, ठीक है, या फिर वो ड्रेक हो, ठीक है, या फिर वो माइकल जैक्सन हो, जो भी हो, व्यक्ति अध्ययन की स्टडी ये होती है। इन विधियों में के उपयोग में संग्रहित प्रदत्तों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, परिमाणात्मक विधियों में निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत विवरणात्मक विधि एवं विषय विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। ये किसके अंदर आएंगे, आपके गुणात्मक अनुसंधान के अंदर आएंगे, यानी कि आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगे। उसी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक जांच की निरपेक्ष शून्य बिंदु के अभाव, शून्य बिंदु होता नहीं हमारे पास, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सापेक्ष स्वरूप तथा गुणात्मक प्रदत्तों की आत्मपरक व्याख्याएं जैसी सीमाएं हैं।
प्रतिभागियों की स्वैच्छिक सहभागिता, उनकी सूचित सहमति तथा परिणामों के विषय में प्रतिभागियों से भागीदारी करने जैसे नैतिक सिद्धांतों को अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है उसकी इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वो सब वहां पर बनी रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं। आई गेस आपके यहाँ पे 1-2 चैप्टर फटाफट आपके यहाँ पर कवर हो गए हैं। इसी प्रकार से आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं एंड इस एग्जाम के अंदर आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे जल्द ही। धन्यवाद।